Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing NRK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा पहले कुछ सालों में अगर देखा जाए, इन कुछ सालों में ICSI कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट से भी पूछता है। जी हाँ, हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस रेगुलेटरी अप्रूवल्स। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जी हाँ IRDA। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे जो बात होने वाली है वो होने वाली है सेक्टर रेगुलेटर्स अप्रूवल की। अब ये बात बहुत सिंपल सी है, बहुत बार हमने डिस्कस कर रखी है कि सेक्टर रेगुलेटर अप्रूवल का मतलब होता है जिस भी सेक्टर में आपकी एंटिटी बिजनेस कर रही है उस सेक्टर रेगुलेटर के कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, लॉज होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं इंश्योरेंस की। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज जिनमें अगर कहीं पर भी अमलगमेशन या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है, ऐसे केसेस के अंदर जी हाँ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 36, 37, 37A इसको फॉलो करना मैंडेटरी है। अब मैं जैसा कह रहा हूं कि पिछले कुछ टर्म्स में चेक किया गया है कि कहीं ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता ही पूछता है और हमें इसके ऊपर प्रिपेयर भी करना है। अब मुझे पता है कि मेरे पास कुछ क्वेरीज थी, जो ये क्वेरी थी कुछ स्टूडेंट्स की ये थी कि सर आप कैसे टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और बताते हैं, तो वो भी सिखा दूंगा इसके अंदर कि आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं चीज़ों को ईजिली। ऑलराइट, देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप प्रोफेशनल प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हैं तो स्टडी थॉरो होनी चाहिए। एकेडमिक में कैसे ट्रिक से याद करना है वो भी हम याद भी कर लेंगे साथ के साथ, लेकिन प्रॉपर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। सेक्शन 36 याद रखिएगा, सेक्शन 36 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। देखो, जब किसी प्रोविजन को बोलते हो ना तो उसमें पूरा फोकस रख के बोलो, वैसे ही याद होता चला जाएगा। तो ध्यान सुनो वापस, अगर मैं कह रहा हूं आपसे दो इंश्योरेंस कंपनीज या दो से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज में बीच में अमलगमेशन हो रहा है या एक इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो दो बातें होंगी। क्या होंगी? पहली बात याद रखो, पहली क्या बात बोल रहे हैं कि या तो ट्रांसफर, आओ फटाफट सीखते हैं, या तो अमलगमेशन हो रहा है या यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर क्या हो रहा है? बिजनेस। कौन सा बिजनेस है भैया? वो इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, ध्यान सुनना। इसके लिए हमें इंश्योरेंस एक्ट, क्या बोल रहे हैं? इंश्योरेंस एक्ट, अब मेरे साथ बोल के भी याद कर सकते हैं, 1938 पढ़ना पड़ता है। उसमें हमको 3 सेक्शंस ध्यान से रखने पड़ते हैं। कौन कौन से सेक्शन है? 36, 37 एंड 37A। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर अमलगमेशन आता है, वो भी आता है किसके बारे में? इंश्योरेंस कंपनीज के अमलगमेशन या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरे इंश्योरर को आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको फोकस रखना है सेक्शन 36, 37 एंड 37A। क्लियर? सेक्शन 36 क्या है? 36 के बाद में हम 37 में जाएंगे। 37A क्या है इसे समझेंगे ध्यान से। पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 36 की बात क्या कर रहा है। सेक्शन 36 के अंदर क्या होता है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 का ही। जी हाँ, इंश्योरेंस एक्ट 1938। मेरे साथ बोलिएगा क्योंकि आप लोगों ने रट्टे मार मार के सेबी एक्ट रट रखा है, कंपनीज एक्ट रट रखा है, सेबी एलओडी रट रखा है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जब आप बोलते हैं तो आपने कम बोला है उसको, तो इसलिए याद नहीं होता है, इसलिए बोलिएगा इंश्योरेंस एक्ट 1938। इसके अंदर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 में आप है ना एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं। एप्लीकेशन आपकी या तो अमलगमेशन को लेके हो सकती है या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस को लेके हो सकती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे, हम लोग मेन बातों पे आ सकें। ठीक है, सो यहां जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, वो एप्लीकेशन किस चीज के लिए हो सकती है? अमलगमेशन, मतलब बिटवीन 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी, या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ इंश्योरर कंपनी टू अदर इंश्योरेंस कंपनी। वापस सुन लीजिएगा, जब हम सेक्शन 35 सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस लिए? अमलगमेशन बिटवीन 2 और मोर कंपनीज। कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू अदर इंश्योरेंस कंपनी। इसमें आपको सेक्शन 35 सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वो एप्लीकेशन जब जाती है आपकी सेक्शन 36 के लिए जाती है। सेक्शन 36 जो है बेसिकली किस बात पे फोकस करवा रहा है? वो कह रहा है कि भैया जो आपका अमलगमेशन या फिर बिजनेस ट्रांसफर होने की बात की जा रही है, बिजनेस ट्रांसफर करने की बात जो की जा रही है, उसको अप्रूव करना या सैंक्शन करना, अप्रूव बाय IRDA। आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस की जो नोडल अथॉरिटी है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है।
कौन है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सेक्शन 36 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर आपकी एप्लीकेशन को जब रिसीव करती है, उस एप्लीकेशन को कंसीडर करती है, तो साथ के साथ वो क्या कहती है कि भाई इसका जो नोटिस है, मतलब जो आपने एप्लीकेशन दी है फॉर अमलगमेशन या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, इसको कहती है जो आपका एनी काइंड ऑफ पॉलिसी होल्डर है, बोला उन सबको इसका नोटिस जाएगा कि भाई क्या बताया जाएगा उस नोटिस के अंदर कि भाई जो पॉलिसी होल्डर्स हैं इंश्योरर मतलब यहां पे कंपनी की बात की जा रही है, इंश्योरर के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको ये नोटिस दिया जाएगा कि और बताया जाएगा चाहे वो अमलगमेशन है या बिजनेस ट्रांसफर है, अमलगमेशन है बिजनेस ट्रांसफर है, उसका नेचर क्या है एंड उसकी टर्म्स क्या हैं, ताकि उसके नेचर और टर्म्स को देखने के बाद में पॉलिसी होल्डर्स अवेयर हो जाएं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है किसी भी तरीके का, तो वो अथॉरिटी को, जी हाँ IRDA को अपना ऑब्जेक्शन या अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकें। बात पकड़ में आ रहा है? अब IRDA क्या करता है सेक्शन 36 के अंदर, या तो अप्रूव करेगा सिस्टम को कि हाँ भाई ठीक है सारी कंप्लायंसेस पूरी हो रही हैं, या फिर IRDA कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर पास कर सकता है। कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब यहां पर यह है कि जैसे ही आपने स्कीम ऑफ अमलगमेशन या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के सबमिशन किया, उसको देख के लगेगा कि भाई इंश्योरेंस एक्ट 938 के कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जहां ये फुलफिल नहीं कर रहा है, या फिर ये पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है, या शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर क्रेडिटर का इंटरेस्ट में नहीं है, या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो ऐसे चीजों को एग्जामिन करने के बाद में हो सकता है वो आपसे कहे कि भाई अपनी स्कीम में मॉडिफिकेशन कीजिएगा। बात पकड़ में आ रहा है? सो सेक्शन 36 जो है वो उसका अगर हम कंक्लूड करें तो सेक्शन 36 के अंदर सैंक्शन ऑफ स्कीम ऑफ अमलगमेशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस अप्रूव बाय द अथॉरिटी का मतलब यहां पे क्या है? IRDA। बात पकड़ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब जैसे ही हम लोग सेक्शन 36 को क्रॉस कर लेते हैं और 37 की तरफ जाते हैं, तो सेक्शन 37 कहता है कि अगर आपका स्कीम अप्रूव हो गया है, मतलब आफ्टर द अमलगमेशन और कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ट्रांसफर, या तो कंप्लीशन ऑफ बिजनेस की बात करें, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, या फिर हम लोग बात करें अमलगमेशन का। सेक्शन 37 कहता है कि आपको ना डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ेंगी, मतलब आपको स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने सबको पेमेंट कर दिया है। तो वो 37 के अंदर आपको जो काम करना है वो क्या है? स्टेटमेंट्स, मतलब सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर अमलगमेशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ये 37 का टाइटल है, अभी समझाता हूं लिख जाके, ऑलराइट। सेक्शन 37A जो आता है, 37A ये कहता है कि भाई अथॉरिटी के पास पावर है, मतलब IRDA चाहे अंडर सेक्शन 37A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 वो अपने मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक या बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी होल्डर्स, या इन कई सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हुए सेक्शन 37 के अंदर, 37A के अंदर IRDA प्रिपेयर कर सकता है स्कीम ऑफ अमलगमेशन। मतलब प्रिपेयर का मतलब सर यहां पर क्या है कि भाई किस तरह की होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज की अमलगमेशन, उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसीडर की जाए वो बताया जा सकता है अंडर सेक्शन 37A। मतलब यहां स्कीम प्रिपेयर करने का काम IRDA का हो गया। सेक्शन 36 के अंदर क्या हो रहा था? सेक्शन 36 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी स्कीम प्रिपेयर करती है और फिर वो सबमिट करती है IRDA को। 37A के अंदर स्कीम को प्रिपेयर करने का काम किसका हो गया? अमलगमेशन की स्कीम को प्रिपेयर करने का काम किसका हो गया? अथॉरिटी IRDA का। वो बताएगी कि स्कीम में, अमलगमेशन की स्कीम में क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसीडर की जानी चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ 3 बातें पकड़ में आई होंगी, क्योंकि याद देखिएगा जब भी हम स्कीम ऑफ अमलगमेशन या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, यहां इंश्योरेंस कंपनीज की बात करेंगे तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 36, 37 और 37A। क्लियर एकदम? अब अपना मॉड्यूल में आओ, और जो एक क्वेश्चन क्वेरीज थे स्टूडेंट्स के कि सर आप इतना थॉरोली पढ़ाते हैं, सर हमको भी बताइएगा कि हम भी अगर कोई टॉपिक है तो हम खुद भी पढ़ सकें। आइए सीख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो फिर अब पढ़ना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या करते हो? किसी टॉपिक को रट्टा मार लेते हो, और रट्टा मारा हुआ आपको याद नहीं रहेगा। बात पकड़ में आ रहा है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने अच्छे करने के लिए पहले बहुत मेहनत करी है, और अब बिकॉज ऑफ प्रोफेशन चीज़ें जो प्रैक्टिकली इंट्रोडक्शन में आती हैं, क्लाइंट के साथ में आती हैं, देखते हैं रोजाना, तो उससे भी और अच्छा इंप्रूव हो गया है।
सो आप क्या करें, थॉरली चीजों को पढ़ेंगे तो ये चीज अच्छी होती चल जाएगी। आइए सीखते हैं क्या करते हैं। देखो अब जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, अप्रूवल फ्रॉम सेक्टर रेगुलेटर सच एज IRDA, ट्राई एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हमको ये भी पता है कि अगर बैंकिंग कंपनी का हो तो हम RBI की तरफ जाते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को चेक करते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए टेलीकॉम रेगुलेटरी है, जी हाँ, अगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है उनके बीच अगर हो रहा है अमलगमेशन तो हम ट्राई को देखेंगे। ऑलराइट, ऐसे इंश्योरेंस कम्युनिकेशन हम लोग IRD के कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा जाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो इन कंपनीज हैं तो ऑफकोर्स उन कंपनीज हैं तो उन्हें कंपनी सेक्टर फॉलो करना ही करना है। लिस्टेड हैं तो सेबी की ऑफकोर्स LODI की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। प्लस साथ साथ हमको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस कंपनी साथ के साथ क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी है, वो भैया आपको उसका सेक्टर रेगुलेटर IRDA की बात को सुनना पड़ेगा। आइए, अप्रूवल फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, सेक्शन 36 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या करो माइंड में, सबसे पहले देखो कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन 36 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, जिसका टाइटल क्या है, सेंशन ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफर ऑफ बाय अथॉरिटी। अब यहां पर जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको ये 36 एकदम स्ट्राइक करेगा कि हाँ सेक्शन 36 क्या कह रहा है, अमलगमेशन, सेंशन ऑफ अमलगमेशन एंड ट्रांसफर ऑफ। अब ट्रांसफर कौन सा, यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफर होने की बात हो रही है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करेगी। तो सेक्शन 36 में अथॉरिटी उसे सेंशन करता है। क्लियर, क्या होगा उसके लिए, व्हेन एन एप्लीकेशन, सेक्शन 35 सेक्शन 3, माफ कीजिएगा मैंने गलत सेक्शन कोड कर दिया था, सेक्शन 3 है ये, सेक्शन 35 सेक्शन 3 है। ऑलराइट, is made to authority, the authority shall cause a notice of the application to be given to the holder of policy holder, याद रखिए shoulder मत करिएगा, holder of any policy holder of any kind of the insurance concern, along with a statement of the nature and terms of the amalgamation and transfer or transfer, as the case may be published in a such manner and for such period as may be direct, and after hearing the directors and considering the objections of the policy holders, any other person whom it is considered entitled to be heard may approve arrangement and shall make a consequential order as necessary to give the effect of the arrangement। तो सेक्शन 36 के अंदर सिंपल सी हमको क्या याद रखना है, स्कीम अप्रूव या स्कीम अप्रूव या बोल सकते हैं स्कीम सेंशन बाय द अथॉरिटी, जिसमें सिंपल सा आपको सेक्शन 35 सेक्शन 3, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, सेक्शन 35 सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन देना है IRDA को। IRDA आपकी इस एप्लीकेशन का एक नोटिस कहेगी कि भाई आप जारी कीजिएगा अपने सारे पॉलिसी होल्डर को। उसके साथ साथ जहां पर डायरेक्टर्स जो होंगे इंश्योरेंस कंपनीज के, उनका कंसर्न सुनेगी, पॉलिसी होल्डर्स का अगर कोई ऑब्जेक्शन है उसको सुनेगी, एंड सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में उसको अप्रूव करेगी। क्लियर है, हाँ। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भाई ऐसा नोटिस हमेशा याद रखिएगा जब अमलगमेशन हो रहा है तो उसका पब्लिश किया ना जी आ जाता है, तो एक कॉमन पॉइंट है, वैसे ही याद रख सकते हैं आप कि भाई पब्लिश किया जाएगा नोटिस। क्लियर है, कितना टाइम के लिए होगा, क्या होगा, वो IRDA स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। याद हुआ। अब अगर 36 में आपकी स्कीम चली गई तो 37 अपने आप ही निकल के आएगा। क्या, देखो सेक्शन 37 कहता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 डील्स विद स्टेटमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर अमलगमेशन एंड ट्रांसफर। अगर आपने अमलगमेशन किया तब भी और ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस तब भी आपको 37 के अंदर ये कंप्लीशन के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है देखिए, देखते हैं। वेयर अमलगमेशन टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर insurers or where any business of an insurer is transferred whether in accordance with the scheme confirmed by the authority or otherwise। confirmed by the authority का मतलब क्या है, confirm by the authority का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने जो स्कीम सबमिट करी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ गाइडलाइंस इशू की गई, IRDA ने बोला नहीं आपको ये बातें भी फॉलो करनी पड़ेंगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्कीम को वापस से रीड्रॉ किया। क्लियर, the insurance carrying on the amalgamated business or the person to whom the business transferred as the case may be shall within 3 months from the date of the completion of the amalgamation or transfer furnish to the duplicate authority। duplicate मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं आपको, कब तक देने हैं, पहली बात आफ्टर जस्ट कंप्लीशन ऑफ द अमलगमेशन, कंप्लीशन हो गया, अमलगमेशन हो गया या बिजनेस ट्रांसफर हो गया, उसके 3 मंथ्स के अंदर वापस बोलेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ अमलगमेशन और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। पहला डॉक्यूमेंट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्कीम अग्रीमेंट डीड अंडर विच द अमलगमेशन और ट्रांसफर हैज बीन इफेक्टेड। जो भी दोनों पार्टीज के बीच में, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा जब दो एंटिटीज आपस में बिजनेस अमलगमेट हो रही हैं तो एक स्कीम जो ड्रॉ आपने किया हुआ है जिसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशन सारी मेंशन की होंगी वो, या साथ साथ में जो आप देखेंगे कि कोई एग्रीमेंट है, डीड है जो एग्जीक्यूट की गई है, एग्जीक्यूट मतलब उसी बेसिस पर ही ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये फाइनलाइज्ड हुआ है अमलगमेशन, उसको उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप सबमिट कीजिएगा। तो किसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, बोली मेरे साथ में एक बार, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्कीम एग्रीमेंट डीड। ऑलराइट,
बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या आएगा कि भाई पेमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेमेंट्स आपने करनी हो, कोई पेमेंट्स ऑब्लिगेशन आपकी पेंडिंग ना हो। तो कहता है डिक्लेरेशन साइंड बाय द एवरी पार्टी कंसर्न और इन केस ऑफ अ कंपनी बाय चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर दैट टू द बेस्ट ऑफ देयर बिलीफ एवरी पेमेंट मेड टू or to be made by to any person by whatsoever on the account of the amalgamation or transfer is therein fully set forth मतलब होता है as specified and that no other payments beyond those set forth has been made or are to be made either in money, policy, bonds, valuable security or other property by which with the knowledge of any of the parties to the amalgamation or transfer। मतलब कहता है कि जी यहां एक बात देखिएगा, आपको डिक्लेरेशन साइन करना होगा बाय द ईच पार्टी कंसर्न, मतलब दोनों ही कंपनीज जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनको अपने एक स्टेटमेंट साइन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे समझ आता हूं मैं किस चीज के पेमेंट की बात कर रहा है। खास तौर से कई सारे पेमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा जो अमलगमेशन हुआ, अमलगमेशन होने के बाद में शेयर होल्डर्स हैं, अब ये शेयर होल्डर जो है भाई इनको अलॉट या तो शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे हैं, शेयर्स अगर अलॉट नहीं किए जा रहे हैं और उसके उनके शेयर्स के बदले उन्हें कैश दिया जा रहा है, तो क्या इन्हें कैश पेमेंट कर दिया गया है? ये चेक कीजिएगा। पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको लगता है कि भैया लेस फेवरेबल है हमारे लिए, तो हमको तो भाई हमारा पैसा दो, तो उनको पैसा दिया जाएगा, पॉलिसी हटाई जा रही है तो उनकी। या फिर एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को पता लगा कि हमें एम्प्लॉय जो है वो कह रहा है भैया मैं तो नहीं काम कंटिन्यू करूंगा, नई कंपनी साथ में, मुझे तो मेरा कॉम्पनसेटरी दे दीजिएगा, मैं तो अपना पैसा लेके जाना चाहता हूं, तो क्या इसका पेमेंट कर दिया है? बात पकड़ मारा है। कोई क्रेडिटर्स हैं, अगर उनकी पेमेंट पेंडिंग है उनका पेमेंट कर दिया। तो यहां पर जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन इस बात का है कि भैया हमने जो भी पेंडिंग पेमेंट्स थे या पेमेंट्स बन रहे थे वो हमने पे ऑफ कर दिए हैं। बात पकड़ में आया? तो सेक्शन 37 में पहला तो कह रहा है कि अगर आपकी स्कीम एज पर सेक्शन 36 अप्रूव हो गई है, मतलब जैसा आपने स्कीम सबमिट की थी, स्कीम ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफर, उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर आईआरडीए ने कुछ बताया है उसको फॉलो करते हुए आपने अपनी स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन किया, उनको कंसीडर किया, तो आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स और देखने पड़ेंगे। क्या? जैसे वेयर द अमलगमेशन और ट्रांसफर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 36, then the balance sheet in respect of the insurance business of each of the insurance concerned in amalgamation or transfer prepared in the form of set forth in part 2nd of first schedule in accordance with the regulation and contained the part 1st of the schedule or certified copy of the any other report on which the scheme of the amalgamation or transfer was founded। तो आपको ना फिर क्या करना पड़ेगा, दो, अगर आपके अकॉर्डिंग 36 के मतलब सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग अगर स्कीम अप्रूव नहीं हुई है तो आपको दो अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ जाएंगे। एक तो आपकी बैलेंस शीट जाएगा, प्लस बैलेंस शीट का मतलब दोनों ही कंसर्न कंपनीज का, प्लस यहां पर सर्टिफाइड कॉपी है मतलब ऑफ एनी अदर रिपोर्ट्स ऑन विच स्कीम ऑफ अमलगमेशन और ट्रांसफर वाज फाउंडेड। आपने किस बेसिस पर इसको प्रिपेयर किया है? जैसे सेक्शन 37A के अंदर आईआरडीए ने खुद ने बताया हुआ है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करिए तो आप उसकी डिटेल्स देंगे। अब अगर देखें 36 में हमने अप्रूवल लिया, 37 के अंदर हम जाए तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, मतलब स्टेटमेंट सबमिट किए, एंड 37A यहां पर आईआरडीए खुद इन द बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब अभी बता रहा हूं मैं फटाफट से, चार ऐसे यहां पे उन्होंने ग्राउंड्स फाइंड आउट किए हैं, मतलब ऐसी रीजन फाइंड आउट किए जहां पर आईआरडीए खुद स्कीम इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे आइए देखते हैं, सेक्शन 37A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 938 डील्स विद द पावर ऑफ अथॉरिटी टू प्रिपेयर स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अब कैसे कर सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द इंश्योरेंस और इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ द कंट्री एज होल। मतलब सर क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, देखिए क्या कह रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, या हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मीनिंग सर क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं कि भैया ये कहा गया कि भाई विदेशियों का पैसा, मान लीजिए, वैसे तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ही पैसा अलाउड किया गया है, देखिएगा एफडीआई लोग जानते होंगे, लगभग 100% एफडीआई अलाउड है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के बिजनेस में तो खूब पैसा लगाइएगा एफडीआई। लेकिन अब आईआरडीए यहां पर ही कंसीडर कर रहा है कि कुछ ऐसे एंटी एलिमेंट्स प्रैक्टिसेस हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर पैसा लगाना अच्छा नहीं है, ठीक है। या जैसे मान लीजिएगा कहा गया कि भाई पाकिस्तान से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे या बांग्लादेश से नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी। सो ऐसे केसेस में वो पब्लिक इंटरेस्ट को भी कंसीडर कर सकती है और फिर स्कीम ड्रॉ कर सकती है, स्पेशली 37A। इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी कर सकती है। जैसे अगर दो कंपनीज की अमलगमेशन हो रही है और वहां पे कहीं ना कहीं लगता है कि पॉलिसी होल्डर्स इनका इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भी बना सकती है। या
पता लगा किसी इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजमेंट ही घपलाबाज निकला, हाँ, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है मैनेजमेंट कहते हैं टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस, उसके लिए भी हो सकता है कि आईडी बताएगा भाई इसका बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कौन सा लोग बोर्ड होगा, बोर्ड की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो हम बताएंगे, क्लियर। एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ द कंट्री एज अ होल, ताकि इंश्योरेंस बिजनेस तरक्की करे भाई, ज्यादा यू नो लोग इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दें अपना, तो बिजनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस। अब ध्यान सुनना, चार हम अभी के भी याद करेंगे, क्या क्या ग्राउंड हो, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं जहां सेक्शन 37A के अकॉर्डिंग IRDA सो मत भाई जागो बना सकता है क्या, यू नो स्कीम ऑफ अमलगमेशन। पहला क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, बोलो मेरे साथ में, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा बोलो मेरे साथ में, इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। वापस पहला क्या था, इंटरेस्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, इन द ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। ऑलराइट, अब देखते जाओ। It is necessary so to do. It may prepare scheme for amalgamation of that insurer with any other insurer. सिंपल सा है। कैसे केसेस में क्या होगा, अगर आपने 36, अब यही बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर 36 वाली स्कीम आपके अकॉर्डिंग अप्रूव नहीं होती है मतलब, तो 36 के अंदर आप फिर क्या करेंगे, आप दूसरी स्कीम मतलब जहां पर आप 37A वाली स्कीम को आप ऑप्ट करेंगे, उसकी आप डिटेल भी देंगे। बात पकड़ में आया। अब ये हमने चार रीजन देखे। अब देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सच स्कीम शैल बी प्रिपेयर अनलेस द अदर इंश्योरर हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द प्रपोजल फॉर द सच अमलगमेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है प्रोवाइड दैट नो सच स्कीम शैल बी प्रिपेयर्ड unless the other insurer has given his written consent to the proposal for the such amalgamation। मतलब जैसे कंपनी A और कंपनी B है, दो कंपनीज हैं, कंपनी A ने रिक्वेस्ट किया हुआ है या IRDA प्रिपेयर कर रहा है, तो दूसरी कंपनी जिसके साथ में अमलगमेशन किया जा रहा होगा या दूसरी कंपनी जिसको हम, एक कंपनी रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ठीक है, कि दूसरा इंश्योरर भी अपना रिटन कंसेंट देगा कि भैया आप IRDA हमारे लिए स्कीम ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा, अब बहुत सारी पॉइंट्स आएंगे, तो घबराने दो तो नहीं है, मेरे साथ रीड करना सीखना। देखो, द स्कीम अफोर्डेड में कंटेन द प्रोविजन फॉर ऑल एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब क्या क्या हो सकता है, जो मैं पढ़ने वाला हूं, बताने वाला हूं, सबके लिए भी बना सकती है और वो स्पेसिफिकली इनमें से किसी एक के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पे क्या है, क्रिएशन किस चीज का, जो भी स्कीम ड्रॉ की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, वो सॉरी इंश्योरेंस कंपनीज, उसके कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होगा, उसका नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कैपिटल कितना होगा, एसेट्स, पावर्स किस से डिफाइन की जाएंगी, शेयर होल्डर्स की पावर्स डिफाइन की जाएंगी, डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की क्या पावर्स होंगे बताई जाएंगी, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरी इंश्योरर। ट्रांसफरी इंश्योरर समझ में आ रहा है? मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, मुझे पता है कई बच्चों को पता होगा लेकिन फिर बता दूं। जैसे कंपनी ए और कंपनी बी, अब अमलगमेशन के बाद में जो भी इसका मान लीजिएगा एसेट्स और उसका लायबिलिटीज है, या इसका जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है वो किसको ट्रांसफर हो रहा है, कंपनी बी को। तो ये एक रिजल्टिंग कंपनी सामने बन के आएगी हमारे, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। और ये ट्रांसफरी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमारे यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से, तो ट्रांसफरी इंश्योरर कंपनी। अब हम जितनी भी एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हमारा ध्यान किस ज्यादा ध्यान से ट्रांसफरर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेम हो, रजिस्टर्ड ऑफिस हो, राइट्स हो, प्रिविलेजेस हो, अथॉरिटीज हो, ड्यूटीज हो, ऑब्लिगेशंस हो, वो किसके लिए बनाई जाती है, ट्रांसफरी इंश्योरेंस कंपनी। भाई यही तो एग्जिस्टेंस में होगी। ऑलराइट, तो पहला बात क्लियर हुआ। फिर दूसरा, transfer to the transferee insurer the business properties, assets, liabilities of the insurer on the such terms and conditions as may be specified in the scheme। तो किन किन बेसिस पे प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बिजनेस है, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन बता सकती है। अब इसको सोचना है, थोड़ा समझना है, रटना नहीं, अपने अपराध होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम सोच के देखो, सोच के देखो। पहला क्या क्या देखा सर, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। और मैं नहीं कह रहा कि पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें रटा होना चाहिए, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, कैपिटल कितना होगा उसका,
पावर क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे ट्रांसफरी कंपनी की। ट्रांसफरी कौन सी है, इंश्योरेंस। ऐसे ही दूसरा पॉइंट सोच के देखो भाई, प्रॉपर्टीज है, बिजनेस है, लायबिलिटीज हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, ये कैसे ट्रांसफर की जाएंगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इसके लिए बताएगी। एनी चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफरी इंश्योरेंस, द अथॉरिटी बाय whom the manner in which the order the terms and condition on which such changes or appointment of shall be made in accordance with the in a case of appointment of new board of directors or any director or period for which the appointment shall be made। तो अगर होल कॉन्सेप्ट की बात करूं इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बारे में भी कंप्लीट प्रोविजन दे सकती है। उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, बात पकड़ में आ रहा है। तो 3 पॉइंट्स हमने इसमें सीखे, कौन कौन से। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन से बात किया, नेम एड्रेस की बात किया, कैपिटल की बात किया, एसेट्स की बात किया, इंटरेस्ट की बात किया, राइट्स एंड अथॉरिटीज एंड प्रिविलेजेस, ड्यूटीज, एप्लीकेशंस की बात किया। सेकंड के अंदर हमने क्या, ट्रांसफर का बात किया कि ट्रांसफर बिजनेस होगा किसको, ट्रांसफर इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, एसेट्स ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा, उसका टर्म कंडीशन क्या होगा। थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय whom, कौन करेगा, कब तक रहेंगे, नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये हमने इसके लिए भी सेक्शन 37A के अकॉर्डिंग वो रूल्स बना सकता है IRDA। क्लियर। ऐसे ही अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ द ट्रांसफरी इंश्योरेंस, क्यों, किसी भी तरीके से अगर कैपिटल में रिडक्शन या इंक्रीज करना है तो उसका आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए, तो इसके लिए भी बता सकते हैं प्रोविजन। अल्टरेशन ऑफ, अब किसी को थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा हो ना कि मेरे को याद नहीं रहेगा लंबा लंबा, तो ऐसे तो लिख लो साइड में, फिर अल्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए प्रोविजन बता सकता है ताकि याद रहेगा। शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऑलराइट। और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द स्कीम और कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट बाय ट्रांसफर इंश्योरेंस ऑफ एनी एक्शन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, ये भी हमने पहले सीखा हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है, तो बात पकड़ में आ रहा है, इंश्योरेंस अगर पेंडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर भी क्या ट्रीटमेंट रहेगा। जैसे मान लीजिएगा, अभी हमने इसमें देखा कंपनी ए जो थी, इसके खिलाफ मान लीजिएगा कोई लिटिगेशन फाइल हो रखी है पहले से ही, ठीक है। अब ये तो सर इसका तो बिजनेस और पता लगा सर इसका तो अमलगमेशन हो गया, तो अब ये बात अच्छे से जानते हैं कि फिर एक्शन और जो प्रोसीडिंग्स हैं जो भी हैं वो किसके अगेंस्ट और किसके बाय, मतलब अगेंस्ट का मतलब अगर कंपनी ए ने पहले से किसी के खिलाफ केस फाइल किया होता तो अब वो कंपनी बी करेगा, या फिर कंपनी ए के खिलाफ चल रहा था तो कंपनी बी के खिलाफ चलेगा केस। इसके लिए प्रोविजन हमने यहाँ पे देखे हैं भी। फिर reduction in the interest or rights where the shareholders, policyholder, other creditor have in or against the insurer before the amalgamation to the extent such as authority considered necessary in the public interest or in the interest of shareholders, policyholder, creditor, creditors or for the maintenance of business of the insurer। मतलब अगर भाई अमलगमेशन हुआ और पता लगा पॉलिसी होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, हमारा इंटरेस्ट रिडक्शन हो रहा है। इंटरेस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है भैया, जिस टर्म एंड कंडीशन पे मेरे को पॉलिसी दिया गया था उसमें उतना रिटर्न ही नहीं आएगा, बोले तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। या फिर शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि भैया जो हमको बेनिफिट्स मिल रहे थे यहाँ पर तो हमको कम मिल रहे हैं। क्रेडिटर कह रहा है भाई ये नई स्कीम की वजह से हमको तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट ही नहीं हो रहा है, हमको तो हमारा उतना फंड ही नहीं दिया जा रहा, इतना हमने आपको पैसा दिया था उतना पैसा नहीं मिल रहा, उतना इंटरेस्ट रेट पे हमको पैसा नहीं मिल रहा। मतलब जहां पर भी उनका इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहा होगा उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर कंडीशंस बताई जा सकती है, मतलब स्कीम फ्रेम कर सकता है IRDA। पेमेंट इन कैश और अदरवाइज टू पॉलिसी होल्डर्स और द क्रेडिटर फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम्स, कि भैया अगर जिनको जो लोग स्कीम को अप्रूव नहीं किया, दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, भैया ठीक है, तो उनके लिए उनको पेमेंट कैसे किया जाए in respect of their interest rights against the insurer before the amalgamation, or where the interest or the rights before aforesaid against the insurer have been reduced in clause F। clause F का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, इसके अकॉर्डिंग अगर स्कीम अप्रूव हो गई अमलगमेशन का, क्लॉज F क्या कह रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है रिडक्शन इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर अलॉटमेंट होगा, allotment to the shareholders of the insurer for the shares held by them before the amalgamation where their interest in such shares have been reduced in clause F। मतलब अगर आप मान लीजिएगा अगर रिडक्शन हो रहा है स्कीम की वजह से और भैया मेरे राइट इंपैक्ट हो रहा है शेयर होल्डर का, तो पेमेंट करो। देखो, so shareholder in a transfer insurer where any shareholder claim payment in cash or not allotment in shares, or where it's not possible to allot the shares to the shareholders the payment in cash to the shareholder full satisfaction of their claim in respect of their interest in the shares insurers बिफोर द अमलगमेशन। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अमलगमेशन से पहले 100 शेयर्स ले रखे थे, उनका प्राइस था मान लीजिएगा 100 रुपीज, तो उसको अमाउंट जो मिल रहा चाहिए वो 10,000 रुपीज मिलना चाहिए। इसे कंसीडर किया जाएगा कि उसका इंटरेस्ट कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाए, ये कंसीडर किया जाएगा। या
या फिर अगर शेयर्स नहीं मिल सकते तब, या फिर क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग लेस फेवरेबल है। क्या है? लेस फेवरेबल, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन होगा तो लेस फेवरेबल है, तो इसलिए उसको पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मैं तुम्हें बता दूं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एम्प्लॉयमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे? बेचारे कहीं नहीं जाएंगे भैया। इंश्योरेंस कंपनी का अगर बिजनेस अमलगमेशन हो रहा है तो उनको सर्विसेज देनी पड़ेगी, मतलब आपको कंटिन्यू सर्विस करवानी पड़ेगी एटलीस्ट 3 इयर्स तक। उसके बाद उनका मर्जी है, और उनकी रैंक भी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी अमलगमेशन से पहले, जैसे हमारी इस कंपनी के एग्जाम्पल में ए मान लो, ए कंपनी के अंदर हमारा अज्यूम करो एक बार के लिए मिस्टर एक्स ना यहां इस कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर थे, ठीक है, और अब वो नई कंपनी आ गई ट्रांसफर इंश्योरेंस कंपनी। अब यहां पर वो एज अ सेल्स मैनेजर ही ट्रीट होंगे, प्रोवाइडेड उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरी कंपनी के जो इक्विवेलेंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे मान लो इनकी क्वालिफिकेशन यहां पर थी ग्रेजुएट प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, और यहां पर सेल्स मैनेजर मतलब कंपनी जो ट्रांसफरी कंपनी है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं इनकी क्वालिफिकेशन MBA प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस को ही हम लोग क्या बनाते हैं? सेल्स मैनेजर। ये इनकी टर्म कंडीशन है। तब नहीं होगा क्योंकि इक्विवेलेंट नहीं हो गया। लेकिन अगर इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब क्वालिफिकेशन भी इक्विवेलेंट है, एक्सपीरियंस भी इक्विवेलेंट है, कहां पर? जो कंपनी ए के अंदर थी वही कंपनी बी के लिए भी, मतलब सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करने के लिए आप ग्रेजुएट प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस है, वो दोनों बातें दोनों कंपनी में जैसी हैं तो आप उसका सेम डेजिग्नेशन पे ही अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन अगर अलग है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। देखो समझते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, केस लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बता दूं मैं। अब मैं जब थॉरोली पढ़ते हैं ना तो पता लगता है क्वेश्चन कहां से आता है, तो इसलिए कहता हूं नोट करा करो, थॉरोली पढ़ा करो, फिर सरप्राइज मत हुआ करो कि कहां से क्वेश्चन आया। आओ देखते हैं। द कंटेनेंस ऑफ देयर सर्विसेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द इंश्योरर, कहता है एक्सेप्टिंग दोज व्हिच आर मेंशन्ड एज अ वर्कमैन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो उनको वर्कमैन बताया गया है उन पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा। वर्कमैन कहां से पता लगेगा? वर्कमैन की डेफिनेशन हमको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से मिलेगी। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हम लोग वर्कमैन साइड पे भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन किस पे अप्लाई नहीं हो रही है? जो वर्कमैन है, ठीक है। कंटेंट सर्विस ऑफ देयर सर्विस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द इंश्योरर आर स्पेसिफिकली mention this scheme in the transferee insurer at that same remuneration, same salary रहेगा, on the same term and condition रहेंगी of services which they were getting on as the case may be, which they were being governed immediately before the date of amalgamation। मतलब भैया amalgamation से पहले जैसे आप जॉब कर रहे थे, जिस सैलरी पे कर रहे थे, जैसे आपकी टर्म एंड कंडीशन थी आज इट रहेंगी। टर्म कंडीशन किस बारे में बात कर रहा हूँ? टर्म कंडीशन चाहे वो बोनस पे पेमेंट को लेकर हो, PF की पेमेंट को लेकर हो, ESI की पेमेंट को लेकर हो, या किसी भी तरह के अदर कोई भी इमोल्यूमेंट्स आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो एज इट इज रहेंगे। बोला ठीक है। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द स्कीम शैल कंटेन द प्रोविजन दैट द ट्रांसफरी इंश्योरर shall pay or a grant not later than expiry the period of 3 years from the date of such amalgamation to the said employees the same remuneration, same terms and conditions of services as applicable to the other employees of the corresponding rank on a status of the transferee insurance subject to the qualification and experience। अभी बताया था ना एक बार, 3 साल तक तो आपको सेम आपके बेनिफिट्स मिलेंगे प्रोवाइडेड जब वो दूसरे जो एम्प्लॉयज है ना ट्रांसफरी कंपनी के अंदर उनका भी सेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर मान लीजिए उनकी अपॉइंटमेंट सेल्स मैनेजर की तरह की थी तो इसकी भी अपॉइंटमेंट आप एज अ सेल्स मैनेजर ही करेंगे अगर इसका भी सेम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। डिफरेंसेस है तो अलग चीज है, फिर वहां पर सेम ट्रीट नहीं करेंगे। अब ये छोटा बात है, याद रखना। Provided for that, if any case any doubt or differences arises as to whether the qualification and experience of any said employees are the same and equivalent to the qualification and experience of other employees of the corresponding rank or status of the transfer interest, the doubt difference shall be referred to the authority whose direction shall be final। मान लीजिएगा अब इन दो कंपनीज के बीच में ऐसा हुआ, कंपनी ए के जो मिस्टर एक्स है इनकी सेल्स मैनेजर अपॉइंट है, सैलरी इनकी 50,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है सर। मिस्टर बी की जो कंपनी बी है, कंपनी बी के अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन है, मतलब ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए। लेकिन यहां पर इनकी रेम्यूनरेशन, जी हाँ, मिस्टर एक्स को जैसे ही मिस्टर वो कंपनी बी में जाके मतलब ट्रांसफर इंश्योरेंस कंपनी में जाके बिजनेस कर मतलब जॉब कर रहे हैं तो उनका सैलरी कम कर दिया गया, डेजिग्नेशन बिलो कर दिया गया। और जबकि वो कह रहा है भैया सेम क्वालिफिकेशन सेम एक्सपीरियंस उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे केसेस में अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया तो भाग कर जाइए कहां पर? IRDA के पास।
IRD इस डिस्प्यूट को, जो डिफरेंसेस के लेके जो भी झगड़ा राइज हो गया, डाउट्स क्रिएट हो गए हैं, उसको IRD जो भी बताएगा उसी को फाइनल माना जाएगा। ऑलराइट सर, आओ देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोबेबल है यहाँ से क्वेश्चन बनने का, अगर इंश्योरेंस सेक्टर के पॉइंट से अगर क्वेश्चन देखें तो। नो सर एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज आई वेयर एनी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द इंश्योरेंस नॉट बीइंग, ऑफ कोर्स वर्क में नहीं होना चाहिए, स्पेशली मेंशन द स्कीम where any employee of the insurer have by notice in writing given to the insurer or as the case may be to the transferring insurer at a time before the expiry of the 1 month not next following the date on which the scheme is sanctioned by the central government, the intimate their intention not to becoming the employee of the transferring insurer, the payment of such employee compensation and if any to the such if they are याद रखिएगा, if they are entitled under the Industrial Bill Act 1947, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑर्डिनरी एडमिसिबल टू देम, मतलब ये सब आपको देना पड़ेगा। आप सर क्या कहना चाहते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, ध्यान सुनना। देखो अब यहाँ हमारे केस में मान लीजिएगा जैसे हमने देखा कि मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट अब मिस्टर एक्स ना वो मिस्टर बी कंपनी बी को जाकर ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है भाई, कमल कमीशन हो गया, ट्रांसफर कंपनी बन गया है। अब वो कहता है कि मिस्टर बी नहीं चाहते हैं तो मिस्टर बी को ना विद इन 1 मंथ, याद रखना विद इन 1 मंथ, ये 1 मंथ कहां से काउंट करेंगे, 1 मंथ बताता हूं कहां से काउंट करेंगे। आपका अमल कमीशन है जैसे ही अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद में, ध्यान सुनना, ये अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद में यहां से 30 डेज, 1 मंथ का मतलब यहां पर अप्रूव हो जाने के बाद 30 डेज, कौन सा डेट है देखो यहाँ पे मेंशन कर लो, अच्छे से हाईलाइट कर लो। ये कहता है expiry of before the expiry of 1 month next following the date on which the scheme is sanctioned by the central government। इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम जब आपके कौन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर रहा है अमल कमीशन का, इसका अप्रूव होने के नेक्स्ट फॉलोइंग डे से 30 डेज आपके पास में है कि आप मिस्टर बी अप्रोच कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भैया मैं कंपनी को इन राइटिंग इंटीमेट कर दिया है कि आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस जॉब, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो उनको कॉम्पनसेशन फिर दिया जाएगा, क्योंकि भैया उनको आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ने के लिए आप उनको कॉम्पनसेशन दीजिएगा, उनका कोई पेंशन का अमाउंट है, ग्रेजुएटी का है, अदर बेनिफिट्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, ING अपने आप में, तो इसे छोड़ना नहीं है। Any other terms and condition for amalgamation of insurer and any incidental consequential and supplemental matters such as necessary to secure amalgamation as shall be fully and effectively carried out। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। सो एक बार आगे और चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक पे तुम्हें क्लियर होगा, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन नहीं रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो मनाका 9 का व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरी भेजो, किसी भी वर्ड पे, स्टेटमेंट पे, लाइन पे तुम्हें टेक्निकल भी प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है, पूछो। क्लियर, आओ आगे और पढ़ते हैं। अब इसे पढ़ना है, इतना है, पढ़ोगे उतना समझ में आएगा और 2-4 रीडिंग के बाद तो रट ही जाता है बुद्धि में। ऑलराइट, a copy of scheme prepared by the authority shall be set forth in draft to the insurer and also to the transfer insurer and any other insurer concerned in the amalgamation for suggestion objections within a such period। Of course, अब ऐसा थोड़ा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने बॉम्ब फोड़ दिया कि भाई यहाँ तेरा नाम क्या है, बोले मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, क्या नाम है, बोला जिससे लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ बोले तेरा नाम क्या है, बोले मैं LIC, अब यहाँ दोनों आपस में मिल जाओ। हम कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, जो स्कीम यहाँ पर अमलगमेशन की होगी उसके लिए वो ड्राफ्ट एक रेडी करता है, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमलगमेशन कह लीजिएगा। उस ड्राफ्ट स्कीम को इंश्योरर जो भी कंसर्न इंश्योरर्स है उनको भेजा जाता है ताकि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सजेशंस हैं, हम बताइएगा हमको, तो वो यहाँ पर उस टाइम पीरियड के अंदर जैसा भी बताया गया होगा उसमें सुनेगी। यहाँ पे authority may make a modification if any in the draft scheme of as may be considered necessary in the light of a suggestion or objection received from the insurer or also from the transferee insurer and other insurers concerned in the amalgamation and from the other shareholders, policy holders and सब भाई सबको सुनेंगे हम, ऐसा नहीं किसी को सुनेंगे नहीं, सबको सुनेंगे। Now, scheme shall thereafter be placed before the central government and for its sanction, and the central government may sanction the scheme without a modification or modification, of course, and necessary that the scheme and sanction by the central government shall come into fact from the date of the provided by the central government and notify in this behalf of the official gazette। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्कीम को अप्रूव कर देगा, मतलब देखो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, ड्राफ्ट को सबको भेजा गया, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अमलगमेशन को इंश्योरेंस कंपनीज को, पॉलिसी होल्डर्स को, क्रेडिट मतलब कंसर्न पर्सन जो आपका हूं मैं, होल्डर्स को भेजा गया, उनकी ऑब्जेक्शन, उनकी सजेशन को कंसीडर कर लिया, फाइनली अप्रूव हो गया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगी और एक्सटेंशन कर देगी स्कीम को। सेंशन करने का मतलब यहाँ पर डेट मेंशन की जाएगी, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, क्योंकि उसी डेट से सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, लायबिलिटीज हैं, सब इफेक्टिव हो जाती हैं। सो ऐसे केस के अंदर जो डेट मेंशन की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट मेंशन करेगा मतलब अपने ऑर्डर के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज समझना, डेट
सारी स्कीम को एक साथ इफेक्टिव करने के लिए एक ही डेट हो सकती है, या डिफरेंट प्रोविजंस के लिए डिफरेंट डेट्स भी दे सकता है। जैसे पॉलिसी कॉम्पनसेशन किस डेट से इफेक्टिव हो जाएगा, हाँ, एम्प्लॉयज को अगर कॉम्पनसेशन देना है, या फिर यू नो व्हाट एसेट्स और लायबिलिटीज किस डेट से इफेक्टिव बन जाएंगी, ट्रांसफरी कंपनी की मान ली जाएंगी। ये डेट्स भी डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं और एक डेट भी हो सकती है। प्रोवाइड दैट डिफरेंट डेट्स मे बी स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द स्कीम। Every policyholder, shareholder, member, or each insurer before the amalgamation shall have the same interest in the rights against the insurer or resulting from the amalgamation as he held. Of course, same interest, same rights रहेंगे भाई, पॉलिसी होल्डर है या शेयर होल्डर, उसके ऐसे इंटरेस्ट रहेंगे। और अगर नहीं रहते हैं तो भाई उसको कॉम्पनसेशन दो। देखो, प्रोवाइड दैट वेयर द इंटरेस्ट और राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर मेंबर आर लेस देन इन इंटरेस्ट और राइट्स अगेंस्ट द ओरिजिनल इंश्योरर, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। अगर कम है तो वापस करो। Compensation so assessed shall be paid to the shareholders or member by the insurance company resulting from the amalgamation। ये भी हमने इसी पॉइंट से बन गया। 4C क्या कहता है? Any member or shareholder agreed by the assessment of the compensation। भैया मेरे को तो गलत किया, IRDA ने गलत कॉम्पनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया, तो भैया सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंच जाओ अपना कंसर्न लेके। क्या सर, मतलब ना तुमको लगता है कि तुमको कम अमाउंट मिला है, लेस इंटरेस्ट था, मतलब लेस इंटरेस्टेड पॉलिसी होल्डर को लगा कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ये शेयर होल्डर्स को लगा हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और जो कॉम्पनसेशन हमको दिया जा रहा है ये फेवरेबल नहीं है। ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, क्योंकि कॉम्पनसेशन का अमाउंट तो IRDA ने बता दिया, लेकिन आप केस में अपीलेट सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। देखो तो कहता है एनी मेंबर शेयर होल्डर एग्री बाय द असेसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन मेड बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 4A विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच असेसमेंट प्रेफर एन अपील टू द सेंक्शन ऑफ अपीलेट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना साइड में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब क्वेश्चन बन के आता है ना, कि एडवाइस टू योर क्लाइंट, यू नो टू whom he should approach, किसको अप्रोच करना चाहिए, कितने दिन में कर सकता है। तो 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको उठाकर ले लो यार, इससे एग्जाम्पशन बनती है एग्जाम्पशन। आओ आगे देखते हैं। Sanction the accordance accorded by the central government subsection 4 shall be conclusive evidence। जी हाँ, अभी इतना से याद रखना है। conclusive evidence का मतलब once this scheme is approved by the central government ना, it will treat it as a conclusive evidence for all purposes। चाहे कोई legal proceedings होंगी तो, या किसी भी assessment assets या liabilities in respect of transactions को लेके होंगी, कोई भी term condition को लेके होंगी, तो ये मान लिया जाएगा भैया ये स्कीम जो है अप्रूव हो चुकी है। और वो अप्रूव किसे गई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बोला कहाँ दिखाओ, किसका कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर। अथॉरिटी में लाइक मैंने ऐड टू और अमेंड और वेरी द स्कीम ऑफ कोर्स वो चेंज वगैरह कर सकती है, मतलब कुछ चेंजेस करना है, चाहे वो बोर्ड में चेंज करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना है, राइट्स में चेंज करना है, किसी भी तरह का चेंज करना है, वो अथॉरिटी के पास पावर है। On and from the date of the coming into operation on the scheme or the any provision thereof, scheme or such provision shall be binding on the insurer। Of course, binding of the insurance है, transfer insurance है, other insurance है, amalgamation, shareholders, policy holder, creditors। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ, आपको याद होगा बैंकिंग, हम जब बात कर रहे थे amalgamation between 2 or more banking companies, वहां पे हमने देखा था कि RBI का ऑर्डर फाइनलाइज माना जाता है। सेम यहाँ पर भी ऑर्डर फाइनलाइज माना जाएगा, भैया बाइंडिंग रहेगा, ठीक है। नाउ और वही सेम बात पॉइंट 8 में, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, एसेट्स होंगी, वो याद रखिएगा इंश्योरर की, वो ट्रांसफर इंश्योरेंस को ट्रांसफर हो जाएंगी। ये सेम हमने रट्टा मारा हुआ खूब बार। इफ एनी डिफिकल्टीज राइज इन द गिवन द फैक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर टू डू सो एनीथिंग नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द मे अपीयर टू नेसेसरी एंड एक्सप्लेन फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि कोई भी डिफिकल्टी किसको लेके हो सकती है, खास तौर से एम्प्लॉयज के कॉन्टिन्यूस सर्विसेज को लेके हो सकती है, या क्रेडिटर के पेमेंट्स को लेके हो सकती है। तो अगर कोई अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ प्रोविजंस फ्रेम कर सकती है। कॉपीज ऑफ every scheme under this section or any every order of the section 9 shall be laid before each house of parliament and as may be after scheme has been sanctioned by the central government। अभी हम जानते हैं हम लोग, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्कीम को अप्रूव करती है वो उसका जो भी वर्किंग होता है वो कहाँ कंसिडर किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्किंग भी कंसिडर होता है भैया ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, जानते होंगे आप लोग। Nothing this section shall be deemed to be prevent amalgamation with an insurer by a single scheme of several insurance। आप कर सकते हैं, several insurance भी बन सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम जो ड्रॉ कर रही है सेक्शन 37A के अकॉर्डिंग, उसी स्कीम को अदर इंश्योरेंस भी फॉलो कर सकते हैं। Provision of this section and any other scheme under this section shall have effect nothing notwithstanding anything to the contrary under। अब यहाँ मजे की बात हमेशा याद रखना, देखो ये जब स्पेसिफिकली कोई लॉ बना, मतलब जो स्कीम ड्रॉ की जा रही है और वो कोई एक एंटिटी जो स्पेसिफिक उसके सेक्टर रेगुलेटर के अंदर आती है तो उसका ही अपना एक स्पेशल लॉ होता है, तो वो स्पेशल लॉ को कोई अदर लॉ ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये बात हम अच्छे जानते हैं। अगर मान लीजिएगा बैंकिंग कंपनी के लिए रेगुलेशन बनाया जा रहा है और आरबीआई इस बात को कंसिडर कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो फिर ऐसे केस के अंदर अदर लॉज उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। वही सेम है यहाँ पर 12 पॉइंट नंबर 12 में बात कर रहा है।
The provision of section 37 shall not apply to an amalgamation given effect to the under provision of this सेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, कहता है क्या, देखो प्रोविजन सेक्शन 37 के अंदर क्या था, हमने देखा था सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर अमलगमेशन। 36 के अंदर आपने सबमिट किया अपने एप्लीकेशन, 37 में उसको सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट होता आफ्टर अमलगमेशन। वो ये कह रहा है प्रोविजन सेक्शन 37 शैल नॉट अप्लाई टू एन अमलगमेशन गिवन इफेक्ट टू द अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। 37 के प्रोविजन से और 37 के प्रोविजन दोनों अब डिफरेंटली ट्रीट होंगे। 37A के अंदर स्कीम जो है वो प्रिपेयर हो रही है बाय द अथॉरिटी, और 37 के अंदर आप क्या कर रहे थे, 36 में जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी है, एज पर 36 का बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, ठीक है, तो 36 में जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है फॉर द अप्रूवल ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम अप्रूव बाय द अथॉरिटी, उसी की हमने 37 में डॉक्यूमेंटेशन शामिल किया, तो वो अलग सेपरेट सेक्शन हो गया। और 37 जो है यहाँ पर स्कीम जो है ड्रॉ कौन कर रहा है, IRDA। अभी यहां तक का कोई भी पॉइंट लगता है तुमको, ये मत सोचना कि सर इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैं तुमको बता दूं पॉइंट्स पे इतना गौर मत करो, तो मैं जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट 36, 37, 37A, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। एक बार ये पकड़ में आया तो इसको 2-4 बार रीड करने पे भी तुमको ये याद होगा। उम्मीद कर रहा हूं अभी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रहता है एनआर के व्हाट्सएप पूछो किसी भी चीज को लेके, और टेस्ट कंटिन्यूस करते रहिएगा, टेस्ट कोई सा मिस मत कीजिएगा। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, टेस्ट आपका इतनी प्रैक्टिस करो, और रियलिटी आईएएस का एग्जाम भी क्रैक करने के लिए अगर आप है ना टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी क्रैक हो जाता है। तो सीएस मानते हैं कोई कम नहीं है, हमारा आईएएस से भी कम नहीं है हमारा सीएस भी, बस वही है मेहनत लगातार करनी है कंसिस्टेंट होकर। टेस्ट कोई सा मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है। गुड बाय, टेक केयर।